गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों। मैं आनंद सर अपने यूट्यूब चैनल मेक अकाउंट इजी विथ आनंद सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी तक भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको अलग अलग बहुत सारी जानकारियाँ, चाहे वो एजुकेशनल हो यानी 11-12 का अकाउंट स्टेट हो, चाहे मोटिवेशनल हो, चाहे फनी स्टोरीज हो, चाहे और भी तरह तरह की जानकारियाँ धीरे धीरे मैं इस चैनल के माध्यम से आपके लिए लाता रहूँगा। इसलिए आपको ये सब माहिती समय पर मिलती रहे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों, हम लोग अकाउंट पार्ट 1 में चैप्टर नंबर 5 साझेदार का प्रवेश, उसके हमने अलग अलग 3 लेक्चर अटेंड कर लिए। सबसे पहले वीडियो में मैंने आपको साझेदार के प्रवेश संबंधित प्रस्तावना और साझेदार को प्रवेश देने का कारण, दूसरे वीडियो में मैंने साझेदार को प्रवेश देने के बाद की असर, तीसरे वीडियो में मैंने आपको बड़े प्रश्नों को हल करने संबंधित महत्वपूर्ण स्टेप्स, और उस महत्वपूर्ण स्टेप के आधार पर मैं आज आपको उदाहरण नंबर 18 कराऊंगा। लेकिन वो महत्वपूर्ण स्टेप क्या है एक बार आपको फिर से याद दिला दूं और कोशिश करूंगा कि आपके स्क्रीन पर भी आपको दिखाई दे। तो महत्वपूर्ण 3 स्टेप थे। उसमें से पहला स्टेप कि सबसे पहले पूंजी दायित्व में से पूंजी और संपत्ति लेना में से रोकड़ ये देख लेंगे हम लोग, और पूंजी को पूंजी खाते के जमा में और रोकड़ को रोकड़ खाते के उधार में शेष आगे लाए के रूप में लिखेंगे। ये पूंजी आपको पहले से जो पक्की तलपट दी होगी वहां से मिल जाएगी, रोकड़ भी आपको संपत्ति लेना से मिल जाएगा। तो सबसे पहला काम पूंजी खाते के जमा में और रोकड़ खाते के उधार में शेष आगे लाए लिखेंगे। दूसरा स्टेप, प्रश्न में कोई अनामत या एकत्रित लाभ दिया होगा, पूंजी दायित्व में दिया होगा तो वो कौन सा हो सकता है? तो सामान्य अनामत, अनामत फंड, कारीगर मुआवजा अनामत, विनियोग अनामत, इसमें से कोई भी दिया होगा तो उसे पुराने साझेदारों के बीच पुराने अनुपात में बांटकर पूंजी खाते जमा करेंगे। तीसरा स्टेप, संपत्ति लेना में 3 में से कोई नाम, ख्याति, विज्ञापन अभियान खर्च या लाभ हानि की उधार शेष, इसमें से कोई भी दिया होगा तो उसे भी पुराने साझेदारों के बीच पुराने अनुपात में अपलिखित कर या बांटकर पूंजी खाते के उधार में लिखेंगे। आज हम लोग पहला ही एक साधारण एग्जाम्पल कर रहे हैं, खास करके पुनः मूल्यांकन को वापस आपको रिपीट करवाने के लिए, याद दिलवाने के लिए। इसलिए शायद इसमें ये सब ना हो, लेकिन ये आपको पार्ट 4 की याद दिलाएगा, जिससे कि आप पुनः मूल्यांकन जो मेन खाता है उसको आप आसानी से सीख सकें। उसके बाद एक स्टेप के तौर पर ही था जो लगभग रोज आएगा, जब नया साझेदार पेढ़ी में पूंजी लेकर आए। तो जब नया साझेदार पेढ़ी में पूंजी लेकर आएगा तब रोजनामचा क्या होगा? रोकड़ ऑब्लिक बैंक खाता उधार, और नए साझेदार उसका जो भी नाम होगा उसके पूंजी खाते जमा, जैसा यहाँ लिखा हुआ है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। उदाहरण नंबर 18 आपके स्क्रीन पर दिखाई देगा, पेज नंबर है 166। तो उदाहरण नंबर 18, पटेल और शाह 3:2 के प्रमाण में लाभ हानि बांटने वाले एक पेढ़ी के साझेदार हैं। तारीख 31/3/16 के दिन उनकी पेढ़ी की पक्की तलपट निम्नानुसार थी। पक्की तलपट भी आपको दिखाई दे रहा है, उसके नीचे कुछ समायोजन लिखा हुआ है, जानकारी लिखा हुआ है। तारीख 1/4/16 के दिन उन्होंने रावल को 1/5 भाग देकर नए साझेदार के रूप में पेढ़ी में प्रवेश देने का निश्चय किया। रावल पूंजी के रूप में 2 लाख रुपए लाता है। रावल कौन है? नया साझेदार, जो पूंजी के रूप में कितना लाता है? 2 लाख लेकर आता है। मैंने कहा था कि हर सवाल में नया साझेदार पूंजी के रूप में कुछ रकम जरूर लाएगा। तो यहाँ पे नया साझेदार कौन है? रावल। और पुराने साझेदार कौन है? पटेल और शाह। तो रावल जो है वो नया साझेदार है और पूंजी के रूप में 2 लाख लाता है। साझेदारों ने संपत्तियों और दायित्वों का पुनः मूल्यांकन करने का निश्चय किया। अब पुनः मूल्यांकन करने का निश्चय किया, उसके अलग अलग 10 समायोजन है। पहला, जमीन और मकान की कीमत में 20% वृद्धि करना है। दूसरा, यंत्र की कीमत में 10% की कमी करना है। फर्नीचर की कीमत 60,000 गिननी है। मोटर कार पर 20% घिसाई गिनना है। देनदारों पर 5,000 डूबत ऋण अनामत रखना है। पेटेंट की कीमत 0 गिननी है। लोन पर 6,000 ब्याज चुकाना बाकी है, ये सब बाजू वाले पेज पर है। लेनदार और देनी हुंडी को 10% कम चुकाना पड़ेगा। बही में नहीं लिखे विनियोग का मूल्य 20,000 निश्चित किया गया। और 10वां, लाभ हानि खाते उधार किया गया। बीमा प्रीमियम 30,000 में से 10,000 आने वाले वर्ष का है, मतलब अग्रिम चुकाया बीमा प्रीमियम है। तो दोस्तों, ये पुनः मूल्यांकन संबंधित जो रोजनामचा है उसके लिए भी मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक, एक शॉर्टकट तरीका बताया था। कोशिश करूंगा कि आपको वो दिखाई दे आपके स्क्रीन पर, और नहीं तो मैं आपको याद करवा रहा हूं। वो तरीका क्या था कि अगर आपको लगता है कि आपको लाभ हो रहा है तो पुनः मूल्यांकन जमा होगा।
हर रोज नामचा में पुनः मूल्यांकन के हर रोज नामचा में पुनः मूल्यांकन का नाम तो आएगा ही, लेकिन आपको याद क्या करवाना है कि अगर आपको लगता है कि आपको लाभ हो रहा है तो पुनः मूल्यांकन जमा होगा, और जिसमें आपको लाभ हो रहा है वो खाता क्या होगा, उधार होगा। उसी तरह से आपको लगता है कि आपको नुकसान हो रहा है तो पुनः मूल्यांकन खाता उधार होगा, और जिसमें आपको नुकसान हो रहा है उसका खाता जमा होगा। इस प्रश्न में करना क्या है, तो आवश्यक रोजनामचा लिखे और पुनः मूल्यांकन खाता, साझेदारों का पूंजी खाता और प्रवेश के बाद का आर्थिक चिट्ठा तैयार करें। तो इतना सब करना है आपको, पुनः मूल्यांकन खाता, पूंजी खाता, प्रवेश के बाद का आर्थिक चिट्ठा और रोजनामचा। रोकड़ खाता नहीं बोला है, फिर भी हम छोटा सा बना लेंगे समझने के लिए। रोजनामचा दोस्तों बड़े प्रश्नों में पूछे नहीं आते, ये चूंकि पहला ही प्रश्न है और आपको याद दिलाने के लिए है, तो इसमें कहा गया है तो हम करेंगे। तो पहले मैं रोजनामचा करवा दे रहा हूँ पूरा, और उसके बाद हम बाकी के जो 4 खाते हैं, पुनः मूल्यांकन खाता, पूंजी खाता, रोकड़ खाता और नई पक्की तलपट प्रवेश के बाद की, वो हम तैयार करेंगे। तो रोजनामचा हम बारी बारी से देखेंगे। फिर से आपको एक बार नियम याद दिला दूं कि अगर आपको लगता है कि लाभ हो रहा है, यदि लाभ हो तो क्या होगा, पुनः मूल्यांकन जमा होगा, और यदि आपको लगता है कि आपको नुकसान हो रहा है तो पुनः मूल्यांकन क्या होगा, उधार होगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला समायोजन पढ़ने से पहले वो जो नया साझेदार है, कौन है नया साझेदार? नया साझेदार रावल है। रावल पूंजी के रूप में कितना लेकर आया है, तो 2 लाख लेकर आया है। तो पहले हम उसका रोजनामचा लिख देंगे, ऊपर आप फॉर्मेट बनाकर लिख देंगे, पेढ़ी की बही में रोजनामचा। मैं आंसर लिख रहा हूं, पेढ़ी के बही में रोजनामचा। फॉर्मेट नहीं बना रहा हूं, फॉर्मेट आपको मालूम है, तारीख या क्रम, विवरण, खाता पृष्ठ, उधार रकम और जमा रकम, ये फॉर्मेट आपको पता है। तारीख आपके बुक में 1/4/16 दिया है, लेकिन ऐसा लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि सब में 1/4/16 ही है, तो आप क्रम लिख दीजिए 1 2 3 4। तो पहले में तो कोई क्रम नहीं है क्योंकि ऊपर ही लिखा हुआ है। तो रावल पूंजी के रूप में कितना ला रहा है, 2 लाख ला रहा है। तो रोजनामचा क्या होगा, रोकड़ आता है, रोकड़ खाता उधार, और नया साझेदार देने वाला है, नए साझेदार के पूंजी खाते जमा। तो रोकड़ खाता उधार, नया साझेदार कौन है, रावल, रावल के पूंजी खाते का कितना लाया है वो, 2 लाख। तो 2 लाख जगह की वजह से फॉर्मेट नहीं बनाया है कि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, फॉर्मेट आपको पता है। अब पहला ये ऊपर दिया हुआ था, इस पे स्टार करके दर्शा दिया है। पहला वाला जो रोजनामचा है वो क्या होगा, तो पहला क्या समायोजन है, जमीन और मकान की कीमत, कोशिश करूंगा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे। जमीन और मकान की कीमत में 20% की वृद्धि करना है। वृद्धि करना है तो हमें क्या होगा, लाभ होगा, और लाभ होगा तो पुनः मूल्यांकन क्या होगा, जमा होगा, और पुनः मूल्यांकन जमा होगा तो हमें किस में लाभ हो रहा है, तो जमीन मकान में लाभ हो रहा है। तो जमीन मकान क्या होगा, उधार। तो रोजनामचा क्या बनेगा, जमीन मकान खाता उधार और पुनः मूल्यांकन खाते का कितने % की वृद्धि हो रही है, तो 20% की। अब 20% कितना होगा ये देखने के लिए ऊपर देख सकते हैं आप, जमीन मकान कितना दिया है, 1,40,000। 1,40,000 का आप 20% करेंगे तो कितना आएगा, 28,000। उसके बाद दूसरा, यंत्रों की कीमत में 10% कमी करना है। यंत्र हमारे लिए संपत्ति है और कमी करना है तो हमें क्या होगा, नुकसान होगा, और नुकसान होगा तो क्या होगा, पुनः मूल्यांकन उधार, और पुनः मूल्यांकन उधार होगा तो किसमें नुकसान हो रहा है दोस्तों, तो पुनः मूल्यांकन खाता उधार। यंत्र में नुकसान हो रहा है तो यंत्र खाते जमा। तो बस आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि आपको लाभ हो रहा है कि नुकसान। नुकसान हो रहा है तो पुनः मूल्यांकन उधार, लाभ हो रहा है तो पुनः मूल्यांकन जमा, और क्रॉस एंट्री उसके अलावा जो नाम दिया होगा वो उधार जमा में लिख देंगे। यानी पुनः मूल्यांकन उधार है तो दूसरा वाला जो नाम है वो जमा होगा, और पुनः मूल्यांकन अगर जमा है तो दूसरा वाला नाम क्या होगा, उधार होगा। तो कितना का नुकसान हो रहा है यंत्र में, 10%। यंत्र आप देख सकते हैं ऊपर 70,000 दिया, 70,000 का 10% करेंगे तो 7,000 7,000। उसी तरह से अगला समायोजन तीसरा, फर्नीचर की कीमत 60,000 गिननी है। अब 60,000 गिननी है तो ऊपर आप देख सकते हैं फर्नीचर पहले से 80,000 दिया हुआ है और अब 60,000 हो गया। तो अब क्या हुआ, आपको नुकसान हुआ क्योंकि कम हो गया। कितना कम हो गया, तो 20,000 कम हो गया। तो हम लोग ना 60,000 लिखेंगे ना 20,000 लिखेंगे, सॉरी ना 80,000 लिखेंगे। कितना कम हुआ, 20,000 कम हुआ तो हम कितना लिखेंगे, 20,000 लिखेंगे। क्या लिखा था, फर्नीचर की कीमत 60,000 गिननी है। तो फर्नीचर पहले से कितना था, 80, और अब कितना हो गया, 60। तो क्या हुआ, हमें नुकसान हुआ, कितने का नुकसान हुआ, तो 20,000 का। उसके बाद चौथा, मोटर कार पे 20% घिसाई गिनना है। घिसाई भी हमारा खर्च है तो पुनः मूल्यांकन उधार, खर्च या नुकसान होगा तो आपको क्या करना है, उधार। तो पुनः मूल्यांकन खाता उधार।
किस पे घिसाई गिनना है, किस में कमी हुई है आपको, तो मोटर कार में तो मोटर कार खाते का या घिसाई खाते का। मोटर कार इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि घिसाई और भी किसी में हो सकता है, इसलिए मोटर कार का नाम लिख दे रहा हूँ कि मोटर कार खाते का कितना, तो 20%, तो 20% मोटर कार कितने का है, तो 1,20,000 का। 1,20,000 का 20% करेंगे तो 12 दूनी 24,000। उसके बाद समायोजन नंबर 5, देनदारों पर 5,000 डूबतरी अनामत रखना है। दोस्तों डूबतरी अनामत नुकसान है, लेकिन हम यहाँ पे 4,000 लेंगे क्योंकि ऑलरेडी आप देख सकते हैं कि पक्की तलपट में 1,000 आपको पहले से दिया हुआ है, तो नुकसान तो हो रहा है लेकिन 4,000 का ही नुकसान माना जाएगा क्योंकि 1,000 पहले से दिया है और नुकसान हो रहा है। तो पुनः मूल्यांकन क्या होगा, उधार। पुनः मूल्यांकन खाता उधार, डूबतरी अनामत या देनदार जो भी आप लिखना चाहे वो लिख सकते हैं। डूबत अनामत खाते का देनदार भी लिख सकते हैं आप। तो कितने का नुकसान हुआ, तो 5,000 दिख रहा है, लेकिन 5,000 में से 1,000 पहले से है, इसलिए कितना लिखना होगा, 4,000। उसके बाद छठा समायोजन, बाजू वाले पेज पर आप देख सकते हैं, पेटेंट की कीमत शून्य गिननी है। तो पेटेंट पहले से कितना हुआ है, 10,000 है, जो हमारे लिए संपत्ति है, और अब उसका कीमत कितना हो गया है, 0 हो गया है। तो हमें पूरा क्या हुआ है, नुकसान हुआ है। नुकसान हुआ है तो पुनः मूल्यांकन क्या होगा, उधार। पेटेंट खाते का कितना नुकसान हुआ, तो पूरा ही चला गया है, 0 हो गया है, तो पूरा ही नुकसान हो गया, तो 10,000। उसके बाद 7वां समायोजन, ये सब पार्ट 4 से आधारित है। पार्ट 4 में ऐसा आप सीख चुके हैं। 7वें पहले लोन पर 6,000 ब्याज चुकाना बाकी है, तो ब्याज चुकाना बाकी है तो हमारे लिए क्या है, नुकसान ही है। तो नुकसान है तो फिर से पुनः मूल्यांकन खाता उधार, और लोन चुकाना बाकी ब्याज खाते का या लोन पर ब्याज खाते का। वर्ड मायने नहीं रखता, आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। चुकाना बाकी ब्याज भी लिख सकते हैं, लोन का ब्याज भी लिख सकते हैं। पीछे देखने की भी जरूरत नहीं क्योंकि परसेंट में नहीं दिया, डायरेक्ट रकम ही दिया है कि 6,000 ब्याज चुकाना बाकी है। 8वां समायोजन, लेनदार और देनी हुंडी को 10% कम चुकाना पड़ेगा। तो जब हमें कम चुकाना पड़ेगा तो हमें क्या होगा, लाभ होगा, और दोनों को ही कम चुकाना पड़ेगा, यानी दोनों में ही लाभ हो रहा है। लाभ होगा तो पुनः मूल्यांकन जमा होगा। और किसमें लाभ हो रहा है, लेनदार और देनी हुंडी, वो दोनों के दोनों क्या होंगे, उधार। तो लेनदार खाते उधार, देनी हुंडी खाते उधार, और पुनः मूल्यांकन खाते का। तो कितना तो 10% कम चुकाना है। तो लेनदार कितना दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं लेनदार दिया हुआ है 80,000 और देनी हुंडी दिया है 20,000। तो 80,000 का 10% करेंगे तो 8,000, और 20,000 का 10% करेंगे तो 2,000, और दोनों का मिलाकर करेंगे तो हमें कुल फायदा कितने का हो रहा है, 10,000 का। 9वां समायोजन, बही में नहीं लिखे विनियोग का मूल्य 20,000 निश्चित किया गया, यानी पहले से बही में यानी पक्की तलपट में कोई विनियोग नहीं है और अब उसका मूल्य निश्चित कितना हो गया है, 20,000, यानी 0 से 20,000 हो गया। और विनियोग हमारे लिए क्या है, संपत्ति है। संपत्ति अगर बढ़ गया है तो हमें क्या होगा, फायदा होगा, लाभ होगा तो पुनः मूल्यांकन क्या होगा, जमा होगा, और पुनः मूल्यांकन जमा होगा तो विनियोग क्या होगा, उधार। तो विनियोग खाते उधार। विवरण लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस चैप्टर में रोजनामचा ऐसे भी नहीं आता है, और 12वीं में कहीं भी रोजनामचा अगर लिखना होता है तो प्रश्न में पहले से ही लिखा होता है कि विवरण लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए आपको विवरण लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही रोजनामचा ही नहीं इस चैप्टर में आएगा, लेकिन हम समझने के लिए और आपके उदाहरण में दिया हुआ है, पिछले पाठ के रिवीजन के स्वरूप में भी कर सकते हैं, और इस पाठ में ऐसे बहुत सारे सवाल आने वाले हैं जिसमें रोजनामचा तो नहीं होगा लेकिन बाकी सभी खाते होंगे। तो इसलिए हम ये सीख ले रहे हैं। जो बच्चे पाठ 4 नहीं सीखे थे उनके लिए तो बहुत ज़्यादा उपयोगी है। तो विनियोग कितना गिनना है, 20,000, हमें क्या हुआ है, लाभ हुआ है, तो 20,000। उसके बाद 10वां, लाभ हानि खाता उधार किया गया, बीमा प्रीमियम 30,000 में से 10,000 आने वाले वर्ष का है, यानी 20,000 तो बराबर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 10,000 आने वाले वर्ष का है, मतलब अग्रिम चुकाया बीमा प्रीमियम है, तो वो हमारे लिए क्या है, लाभ है। लाभ है तो क्या होगा, पुनः मूल्यांकन जमा होगा, और पुनः मूल्यांकन जमा होगा तो अग्रिम चुकाया बीमा प्रीमियम जो 10,000 है वो क्या होगा, उधार। तो अग्रिम चुकाया बीमा प्रीमियम खाता उधार 10,000, और पुनः मूल्यांकन खाते का 10,000। उसके बाद फ्रेंड्स हमें पक्की तलपट, ये जब रोजनामचा हमने 10 समायोजन कर लिया है तो उसके बाद हमें पक्की तलपट चेक करना होता है कि पक्की तलपट के पूंजी दायित्व में, जैसा हमने स्टेप 2 में कहा था कि पूंजी दायित्व में कोई अनामत होगा तो उसको बांटने का जो रोजनामचा है वो भी हमने पार्ट 4 में सीखा है कि जो भी अनामत की जमा बाकी होगी जमा, तो हम क्या करेंगे, उसको उधार और पुराने साझेदारों के पूंजी खाते जमा पुराने अनुपात में, तो वो भी बांटने का हमें रोजनामचा लिखना होगा। तो आप पेज नंबर 166 पे देख सकते हैं, स्क्रीन पर दिखाई देगा, कोशिश करूंगा। तो इसमें पूंजी दायित्व में कोई भी अनामत नहीं दिया हुआ है, तो बहुत अच्छी बात है, हमें बांटने की कोई जरूरत नहीं है। और तीसरे स्टेप में जो 3 नाम
बताया था आपको, ख्याति, विज्ञापन, अभियान खर्च और लाभ हानि की उधार शेष, वो भी संपत्ति लेना में उन तीनों में से भी कोई नाम नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसलिए उससे संबंधित हमें कोई रोजनामचा यहाँ पे लिखना नहीं है और उसकी कोई असर भी यहाँ पे नहीं होगी। फिर भी हमें एक 11वां रोजनामचा के लिए जगह छोड़ना होगा 2-3 लाइन। किस लिए? तो आपको पता है, यस, पुनः मूल्यांकन खाता जब हम बंद करेंगे तो उसका जो लाभ हानि होगा उसके असर हम साझेदारों के पूंजी खाते ले जाएंगे, उसका एक रोजनामचा यहाँ पे हमें दर्शाना होगा। तो अब हम अगले वीडियो में या नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, जो 4 खाते हैं, ये तो क्या हो गया, पुनः मूल्यांकन संबंधित जो रोजनामचा था या जो बाकी के जो भी रोजनामचा थे, अब अनामत नहीं दिया हुआ था इसमें, या संपत्ति लेना साइड पे आप, ख्याति, विज्ञापन, अभियान खर्च, लाभ हानि की उधार शेष, इसमें से कुछ भी नहीं दिया हुआ था, इसलिए वो रोजनामचा नहीं आया। बाकी जो 10 समाजन थे वो 10 रोजनामचा आ चुके हैं। और जो नया साझेदार रावल था, वो जो पूंजी के रूप में लेकर आया था, वो भी रोजनामचा हम लिख चुके हैं। और एक रोजनामचा के लिए हमने जगह भी छोड़ दिया है, जब हम पुनः मूल्यांकन खाता बंद करेंगे तो उससे संबंधित रोजनामचा को हम वहाँ लिखेंगे। अब बाकी क्या रहा, तो जो 4 खाते बनाने हैं वो बाकी है। हम धीरे धीरे आराम से सीख रहे हैं, क्योंकि आपको अच्छी तरह से आए, क्योंकि अभी हम पाठ का शुरुआत ही कर रहे हैं। जैसे ही आपको आ जाएगा हम थोड़ी अपनी स्पीड ज़्यादा कर लेंगे, लेकिन अभी धीरे धीरे हमें सीखना है। तो इस वीडियो में हमने यहाँ तक सीखा है, अब अगले वीडियो में या नेक्स्ट स्टेप में हम बाकी के 4 खातों को सीखेंगे। थैंक यू। अब हम प्रश्न नंबर, उदाहरण नंबर जो 18 है, उस उदाहरण नंबर 18 में हमने रोजनामचा, पुनः मूल्यांकन संबंधी जो रोजनामचा था, 10 समाजन थे, उसके जो हमने रोजनामचा देखे थे वो भी कोशिश करूंगा कि एक बार आपके स्क्रीन पर दिखाई दे। यस, अब हम उससे जुड़े हुए जो संबंधित जो 4 खाते हैं, पुनः मूल्यांकन खाता, साझेदारों का पूंजी खाता, रोककर बैंक खाता और प्रवेश के बाद की पक्की तलपट, वो हम सीखने जा रहे हैं। तो पेज नंबर 166 और 167 पर आपका वो उदाहरण है जिसमें हमने रोजनामचा लिख लिया है। अब हम करने जा रहे हैं पुनः मूल्यांकन। तो पुनः मूल्यांकन खाता दोस्तों, मैंने पहले भी पाठ 4 में सिखाया है कि वो जो हमने रोजनामचा लिखा उसकी ही खतौनी है, लेकिन इस पाठ में हमें आगे जाकर रोजनामचा नहीं लिखना है। तो रोजनामचा नहीं लिखना है तब हम कैसे कर सकेंगे, तब तो और ही आसान है। बस आपको याद रखना है कि जिसमें जिसमें आपको लाभ हुआ है वो सब जमा में लिखना है, और जिसमें जिसमें आपको नुकसान हुआ है वो सब उधार में लिखना है। तो एक बार हमें फिर से पढ़ना पड़ेगा, लेकिन ये सब हल करने से पहले हमारे वो बेसिक 3 स्टेप जो हमें पूरा करना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या था कि पूंजी खाते के जमा में और रोकड़ खाते के उधार में शेष आगे लाए लिखेंगे। तो पूंजी खाता बना दिया है, विवरण PSR, P मैंने रखा है पटेल के लिए, शाह के लिए S और रावल के लिए R संकेत में दिया है। इनका पुराना अनुपात है 3:2, नया अनुपात नहीं दिया हुआ है तो कोई बात नहीं। पूंजी खाते के जमा में सबसे पहले शेष आगे लाए, तो आप पक्की तलपट के पूंजी दायित्व में देख सकते हैं, पहले वाले का 1,20,000, थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ जगह नहीं है तो, और दूसरे वाले का 1,30,000 और तीसरे वाले के खाने में अभी डैश। और रोकड़ खाते के उधार में शेष आगे लाए, संपत्ति साइड पे आप देख सकते हैं रोककर बैंक नहीं दिया हुआ है तो डैश लिख देंगे हम, इसलिए इन्होंने रोकड़ खाता बनाने के लिए नहीं कहा है क्योंकि इतनी आवश्यकता नहीं है। हम डायरेक्ट जो नया साझेदार पूंजी लाया है वो डायरेक्ट हम पक्की तलपट के संपत्ति नामे लिख सकते हैं, लेकिन हम रोज बनाने वाले हैं, इसके लिए प्रैक्टिस के लिए मैंने इसे रख लिया है। उसके बाद दूसरे स्टेप में पूंजी दायित्व में जाकर हमें अनामत चेक करना है कि अनामत या एकत्रित लाभ हानि दिया है कि नहीं। तो आप पूंजी दायित्व में देख सकते हैं कोई भी अनामत दिया हुआ नहीं है। और उसी तरह से तीसरे स्टेप में संपत्ति लेना में 3 नाम चेक करना है, ख्याति, विज्ञापन, अभियान खर्च और लाभ हानि की उधार शेष। तो आज इनमें से भी कोई नाम नहीं दिया हुआ है। आप ऐसा मत सोचिए कि बाकी सवालों में नहीं दिया होगा, बाकी हर सवाल में दिया होगा। ये शुरुआत का पहला उदाहरण है, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है, पार्ट 4 याद दिलाने के लिए है, इसलिए इसमें नहीं है। अब आगे का हम बारी बारी से पढ़ते हैं। तो सबसे पहला था कि रावल पूंजी के रूप में 20,000 लाता है, तो पूंजी के रूप में 20,000 लाता है, रोजनामचा क्या होगा, 2 लाख लाता है, तो रोजनामचा क्या होगा, रोकड़ खाता उधार। और कौन लाता है, रावल, रावल के पूंजी खाते का हमने रोजनामचा लिखा था पहले से भी पहला कि रोकड़ खाता उधार रावल के पूंजी खाते का। खतौनी करेंगे तो रोकड़ खाते के उधार में लिखेंगे, रावल को R नाम दिया है, R के पूंजी खाते 2 लाख, और पूंजी खाते के जमा में जाकर रोकड़ खाता लिखेंगे, रावल के खाने में 2 लाख। अब पहला समायोजन फिर से हम पुनः मूल्यांकन से जुड़ा हुआ, बाकी के 10 के 10 समायोजन पुनः मूल्यांकन से संबंधित है। तो आपको याद दिला दूं कि जिसमें आपको लग रहा है कि लाभ हो रहा है वो जमा में, और जिसमें लग रहा है नुकसान हो रहा है वो उधार में। तो पहला कथा, जमीन मकान की कीमत में 20% की वृद्धि करनी है, तो लाभ हुआ। तो पुनः मूल्यांकन के जमा में जमीन मकान कितना वृद्धि करना था, 20% हमने किया था, तो कितना आया था 28,000। और दूसरी असर समायोजन है तो 2 असर, जमीन मकान में यहाँ पे क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो जमीन मकान पहले से दिया हुआ है 1,40,000 और 28,000 जोड़ेंगे तो 1,68,000।
अलग अलग दर्शाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट जोड़कर बाहर लिख सकते हैं। उसके बाद यंत्र की कीमत में 10% की कमी करना है तो नुकसान होगा। तो यंत्र कितना दिया हुआ है 70,000, 10% कम करेंगे तो 10% कितना होगा 7,000। दूसरी अवस्था संपत्ति लेना में 10% माइनस करने के बाद लिखेंगे तो 70,000 में से 10% आप माइनस करेंगे तो कितना होगा 63,000। जो भी समायोजन है उसकी दो असर करते जाएंगे, बाद में पक्की तलपट में जो भी बच जाएगा वो वैसे का वैसा ही लिखा जाएगा, क्योंकि उस पर कोई समायोजन नहीं होगा तो देखकर ही लिखना रहेगा। उसके बाद तीसरा था फर्नीचर की कीमत 60,000 गिननी है, तो फर्नीचर हम यहाँ पे लिख देते हैं 60,000। उसके बाद चेक करेंगे, फर्नीचर पहले से दिया हुआ 80,000 और आप 60,000 गिनना है तो कितने का नुकसान हुआ 20,000 का नुकसान हुआ। नुकसान हुआ तो कहाँ लिखेंगे, पुनः मूल्यांकन खाते के उधार में फर्नीचर 20,000। उसके बाद चौथा था मोटर कार पे 20% घिसाई गिनना है, तो घिसाई भी हमारे लिए खर्च या नुकसान है, तो घिसाई या मोटर कार का घिसाई या मोटर कार खाते कुछ भी लिख सकते हैं आप। तो कितना है मोटर कार 1,20,000, उसका 20% हमने किया था तो कितना आया था 24,000। 1,20,000 में से 24,000 माइनस करके हम संपत्ति लेना में मोटर कार कितना लिखेंगे, तो मोटर कार ऐसे भी लिख सकते हैं 1,20,000 माइनस घिसाई 24,000, लेकिन उतना लंबा लिखने से अच्छा कि आप डायरेक्ट माइनस करके बाहर लिख दे 96,000 चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देनदार पे 5,000 डूबतरी रखना है, देनदार कितना दिया हुआ 21,000। आप देख सकते हैं कि 21,000 में से 1,000 पहले से ही रखा हुआ है, तो अगर हम कुल डूबतरी 5,000 रखेंगे, जब 5,000 हम रखेंगे 21,000 में से जब 5,000 घटाएंगे तो बाहर कितना आएगा 16,000। पहले कितना था बाहर 20,000, अब कितना है बाहर 16,000, यानी आपको कितने का नुकसान हुआ एक्स्ट्रा नुकसान, तो 4,000 का ही नुकसान हुआ है। देखने से लग रहा है 5,000, लेकिन 5,000 का नहीं, क्योंकि दोस्तों पहले से ऑलरेडी 1,000 दिया हुआ है, तो इसलिए नुकसान कितने का माना जाएगा 4,000 का। फिर अगला समायोजन 5वां हो गया है। छठा पेटेंट की कीमत 0 गिननी है, तो पेटेंट में पूरा नुकसान, पेटेंट कितना दिया हुआ है पहले से 10,000, तो पूरा का पूरा 10,000 नुकसान। संपत्ति लेना में दर्शाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लिखेंगे पेटेंट तो आपको 0 ही लिखना पड़ेगा, तो 0 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपको लगता है कि 2 असर देना रह गया है, 2 असर कहाँ हो पाया, तो ले लीजिए, लिख दिया पेटेंट 0। उसके बाद 7वां लोन पर 6,000 ब्याज चुकाना बाकी है, तो लोन दिया हुआ है पहले से 1,00,000, उसमें हम जोड़ देंगे या अलग से भी लिख सकते हैं, चुकाना बाकी ब्याज 6,000। 1,00,000 में 6,000 जोड़ेंगे तो 1,00,000 6,000 और हमारे लिए नुकसान है, इसलिए पुनः मूल्यांकन खाते के उधार में चुकाना बाकी लोन का ब्याज 6,000। उसके बाद 8वां समायोजन लेनदार और देनी हुंडी पर 10% कम चुकाना है, तो दोनों ही आपके लिए लाभ है। तो लेनदार कितना दिया हुआ है पहले से आपको 80,000, उसका 10% करेंगे तो कितना होगा 8,000, हम लोग पहले ही कर चुके हैं, आप वो भी देख सकते हैं। देनी हुंडी 20,000, उसका 10% करेंगे तो कितना होगा 2,000, और दोनों में से क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो लेनदार पक्की तलपट में दिया हुआ है 80,000, तो अब उसमें से 8,000 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 72,000, और देनी हुंडी पहले से दिया है 20,000, उसमें से 10% यानी 2,000 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 18,000। उसके बाद 9वां है बही में नहीं लिखे विनियोग का मूल्य 20,000 निश्चित किया गया, यानी पहले से विनियोग 0 है और अब कितना हो गया 20,000, तो पूरा का पूरा 20,000 का फायदा, तो पुनः मूल्यांकन के जमा में 20,000 और संपत्ति लेना में भी विनियोग पहले से नहीं है लेकिन अब 20,000 हो गया है, 20,000 लिख देंगे विनियोग। और लास्ट एक समायोजन है कि लाभ हानि खाते के उधार में लिखे गए बीमा प्रीमियम के 30,000 में से 10,000 आने वाले वर्ष का है, मतलब अग्रिम चुकाया है, तो जितना अग्रिम चुकाया है उसकी 2 एंट्री करेंगे। अग्रिम चुकाया बीमा प्रीमियम फायदा है हमारे लिए, यानी पुनः मूल्यांकन के जमा में 10,000 और संपत्ति लेना में अग्रिम चुकाया बीमा प्रीमियम 10,000। तो दोस्तों इस तरह से समायोजन पूरा हल हो गया। अब हम सभी खातों को बारी बारी से बंद करते हैं। आज हमारे लिए स्टेप नंबर 1 तो था, स्टेप नंबर 2 और 3 नहीं था, तो कोई बात नहीं, अब हम सभी खाते को बारी बारी से बंद करते हैं। तो सबसे पहले पुनः मूल्यांकन खाते को बंद करेंगे, तो पुनः मूल्यांकन के उधार पक्ष का योग ज़्यादा आ रहा है, तो जो ज़्यादा आता है वो दोनों तरफ लिखना होता है, आप जानते ही है। तो जमा उधार वाले का 71,000 आ रहा है, वही हम यहाँ पे भी लिखेंगे। उधार का ज़्यादा आ रहा है और जमा में कम पड़ रहा है, तो क्या कहलाएगा हानि, जो हम कहाँ ले जाएंगे पूंजी खाते। किसके पूंजी खाते, तो पुराने साझेदारों के पूंजी खाते। पुराने साझेदार कौन है, तो पटेल और शाह। कौन से अनुपात में, तो पुराने अनुपात में। पुराना अनुपात क्या है उनका, तो पुराना अनुपात 3:2 है। 71,000 में से आप 28,000, 8,000, 2,000, 20,000 और 10,000 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 3,000। 3,000 को आपको बांटना है
3:2 में, तो पहले वाले का आएगा 1800 यानी 3000 गुणे 3/5 और 2/5 करेंगे तो पहले वाले का 1800 और दूसरे वाले का 1200। क्रॉस एंट्री हम कहाँ करेंगे, तो क्रॉस एंट्री हम करेंगे साझेदारों के पूंजी खाते में, यहाँ पे जमा में है तो यहाँ पे उधार में लिखेंगे, पुनः मूल्यांकन कोष्टक में हानि, पहले वाले का 1800 और दूसरे वाले का 1200। अब हम पूंजी खाता भी बंद कर देंगे तो कोई ज़्यादा एंट्री नहीं है, तो बंद करना एकदम आसान है। 1,20,000, 1,30,000 पूंजी खाते का हमेशा जमा का ही योग ज़्यादा आएगा। 2 लाख, वही टोटल हम यहाँ भी लिखेंगे, 1,20,000, 1,30,000 और 2 लाख। उसके बाद इसमें से ये सब माइनस करके हम क्या लिखेंगे, शेष आगे ले गए क्वेश्चन मार्क। 1,20,000 में से क्या करना है आपको, 1800 माइनस करना है तो 1,18,200। 1,30,000 में से 1200 माइनस करना है तो 1,28,800 और 2 लाख में से कुछ भी माइनस नहीं करना है तो 2 लाख वैसे का वैसा। और यही पूंजी आपको पूंजी दायित्व में लिख देना है, पूंजी P, S और R कितना कितना, तो P का यानी पटेल का 1,18,200, शाह का 1,28,800 और रावल का 2 लाख। इन तीनों का कुल योग कर देंगे आप, और कुल योग कर देंगे तो 4,47,000। उसके बाद हम रोकड़ खाता इन्होंने नहीं बनाया है लेकिन हमने प्रैक्टिस के लिए बनाया है, तो बंद कर देंगे 2 लाख। 2 लाख इन्होंने इसलिए नहीं बनाया है कि शेष नहीं दिया हुआ है, तो 2 लाख की एंट्री डायरेक्ट वहाँ लिख देते, लेकिन हम लिख देंगे शेष आगे ले गए क्वेश्चन मार्क, वही 2 लाख आ जाएगा। और इस 2 लाख की एंट्री कहाँ पे होगी, संपत्ति लेना में रोकड़ के रूप में 2 लाख। अब दोस्तों खाता बंद करने की बारी आ गई। तो खाता बंद करते समय आपको ध्यान रखना है कि हमें पहले से दिया हुआ पक्की तलपट पूरा चेक कर लेना है। जो भी बाकी है वो वैसे का वैसा लिख देना है, क्योंकि उस पर कोई समझ नहीं है। तो पूंजी दायित्व में देख लेंगे, पूंजी हो गया है, लोन हो गया है, लेनदार हो गया, देनी हुंडी हो गया है, खर्च चुकाना बाकी लिखना बाकी है, तो लिख देंगे खर्च चुकाना बाकी वैसे का वैसा कितना, तो 30,000। उसी तरह से संपत्ति लेना में चेक कर लेंगे कोई बाकी तो नहीं है, तो पेटेंट हो चुका है, जमीन मकान यंत्र फर्नीचर मोटर कार हो चुका है, देनदार भी हो चुका है, स्टॉक बाकी है 40,000, तो स्टॉक लिख देंगे 40,000। तो इस तरह से हमारा पूरा सवाल हो गया। अब कुल योग करेंगे और आपको नियम पता ही है कि दोनों तरफ का जो कुल योग है उसका योग कैसा आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। तो अब जोड़ेंगे तो 6,73,000, 6,73,000। तो इस तरह से आज मैंने आपको उदाहरण नंबर 18 करवाया है। अब हम ख्याति संबंधित हिसाबी असरों को सीखेंगे और तब हम स्वाध्याय के प्रश्नों को आसानी से हल कर सकेंगे। थैंक यू सो मच।